हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अभी मैं बीच में थोड़ा सा इंटरमिटेंट हो गया था, वीडियोस नहीं आ रही थी, डिफरेंट कमिटमेंट्स थे। अब कोशिश करूँगा कि काफ़ी जो है परसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड करता रहूं और आपको मटेरियल में लगातार देता रहूं। तो इस चैनल पे जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जानकारी ये है कि सीरीज़ मैंने 2-3 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है। जैसे कि लक्ष्मीकांत की पॉलिटी मैंने कवर कर रखी है। आप उस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, सिंस मुझे वो टेक्निकल चीज़ इतनी आती नहीं है, कैसे अपलोड करना, वो क्या है मेटा डेटा, तमाम चीज़ें होती हैं। बट कंटेंट काफ़ी अच्छा है और आपको किस चीज़ से मतलब है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको ऑब्वियसली आपको कंटेंट से ही मतलब है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, देखना। बहुत अच्छे से आप 20 दिन के अंदर आपकी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी जो कि रमेश सिंह के बेसिस पे है, और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा वाली, ये तीनों मैंने 20 दिन के प्लान में दिया हुआ एक प्लेलिस्ट है, देख लेना। सेपरेट भी है, अलग अलग भी है। इंडियन पॉलिटी अलग है, एक इंडियन इकोनॉमी की भी सीरीज़ अलग है और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की भी सीरीज़ अलग है। ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले एंशिएंट कवर करूँ, हिस्ट्री की बात करें तो, उसके बाद मिडाइवल। ठीक है, ये दोनों आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। साथ में नोट्स भी मिल जाता है आपको। नोट्स आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट ले सकते हो। नोट से काफ़ी फ़ायदा है, बार बार रिवाइज करने में काम आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम इस पार्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं और इस क्लास को और इंटरेस्टिंग बना के कवर करते हैं। वैदिक कल्चर के बारे में हमें पढ़ना है। वैदिक कल्चर जो है, हड़प्पन कल्चर के बाद ये कल्चर आया था भारत में। इसका पीरियड भी सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा, तो बने रहो, अंत तक देखना अगर समझना है तो, बिकॉज कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है, स्किप मत करना। ठीक है, एक टीचर को पकड़ो, मुझे चाहे किसी को भी, जो आपको पसंद आता हो, जो आपके दिमाग तक इन सारी बातों को डाल देता हो, उसको पकड़ो और उसको छोड़ना नहीं। उसको छोड़ने से क्या होता है, 10 जगह घूमोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10 टीचर पकड़ोगे और आपकी लाइफ इनस्टेबल ही रहेगी, मतलब वो जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो मुझे ही नहीं, जिसको आपको जिसकी क्लासेस अच्छी लगती हैं, जिसका वीडियो आपको पसंद आता है, आपके दिमाग में सीधा पहल करता है, उसके वीडियोस को लगातार देखना। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो सिटीज़ थी हड़प्पन कल्चर की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था उनका। लगभग बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया था 1500 BC के आसपास। और यही वो पीरियड था, 1500 BC का जो पीरियड था, अराउंड इसी पीरियड में आर्यंस आते हैं भारत में। आर्यंस आते हैं भारत में जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज करते हैं, उस समय बोलते हैं, जिसका नाम है संस्कृत। अब देखो, एक फैक्ट आपको यहाँ पे मिला कि संस्कृत एक कैसा लैंग्वेज है, तो उसको कहोगे कि आप इंडो आर्यन लैंग्वेज। अब ये जो लोग थे ना, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है कि कहाँ से आए थे। चलो उसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले ये बता दूं कि ये लोग जो आए थे ना भारत में, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे पहले आके सेटल हुए थे। और इस पार्टिकुलर बुक में, जो कि तमिलनाडु की बुक में हिस्ट्री वाली जो कवर कर रहा हूँ, इसमें ये कहा गया है कि ये इंडो ईरानियन रीजन से, ये पासेस के थ्रू, हमारा जो ऊपर वाला पास है, हिमालयन रीजन वाला जो पास है, उसमें बहुत सारे पास हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बोलन पास, इसके अलावा और भी सारे हैं। एक दो आपको बताना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब बेसिक चीज़ें पक्का पता होंगी। तो देखो, ये पासेस फॉलो करके करके हमारे भारत में ये इंटर करते हैं। इंडो ईरानियन इनको ये बुक के हिसाब से कहा जाता है, लेकिन कई सारे बुक में ये भी लिखा गया है कि इनका कोई ओरिजिन पता नहीं है। सेंट्रल एशिया की भी थ्योरी आती है, और भी कई सारे ओरिजिन से रिलेटेड इनके आने का, कहाँ से आए थे, थोड़ा डिबेटेबल है। बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं, इस बुक के हिसाब से इंडो ईरानियन
रीजन के थ्रू ये लोग भारत में आए थे, और मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट की गई है इसको। एनीवे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जो इनिशियल सेटलमेंट था वो कहाँ हुआ भारत में। तो भारत में इनका जो इनिशियल सेटलमेंट, अब चूँकि आते ही तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरे भारत में फैल जाए, गैंगेटिक प्लेन तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं हुआ था। इनका इनिशियल सेटलमेंट जो था वो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है हमारी कंट्री का, वहाँ पे हुआ था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, और प्लेन्स ऑफ पंजाब में ये आके शुरू में सेटल हुए थे। लेकिन जैसे जैसे पीरियड बीतता चला गया तो ये भी अपना फैलाव इन्होंने बढ़ाया, और ये धीरे धीरे मूव कर गए इंडो गैंगेटिक प्लेन तक। अब ये जो लोग थे ना, आप कहोगे कि किस तरीके के लोग थे सर, ये क्या करते थे। तो इनका जो मेन जो काम था ना वो कैटल कीपिंग था, कैटल कीपिंग सॉरी। ये मेन जो काम करते थे वो पशु को ये चराते थे, मतलब कैटल कीपर्स थे ये लोग, उसको चराएंगे घुमाएंगे। गाय एक बहुत इम्पोर्टेंट पशु था इनके लिए। शायद आज भी हमारे जो धर्म में कहते हैं ना कि गाय जो है बहुत एक सैक्रोसैंक्ट एनिमल है, होली एनिमल भी कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से इवॉल्व हुआ है। आर्यन ने गाय को काफ़ी तवज्जो दी थी और गौ हत्या स्ट्रिक्टली मना था। तो मेनली ये लोग कैटल कीपर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखिए यहाँ पे बाई 6th century BC होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज कवर्ड बाई देम। 6th century के आते आते तक, ठीक है, ख़त्म होते या फिर ख़त्म होते तक कहोगे, इनका जो स्प्रेड था होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया में फैल गया था। नॉर्थ इंडिया में, साउथ तक नहीं पहुंच पाए ये लोग। साउथ में द्रविडियन थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, अगर आप इंडिया को ऐसे थोड़ा सा, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, मैप बना देता हूँ, सॉरी डायग्राम तो नहीं कहेंगे, अब इस पर तो अच्छा मैप बन नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ रफली, सॉरी, रफली मैंने बना दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला, ये तो द्रविडियन लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन जो ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट था ना, इसको कवर कर लिया पूरा आर्यंस ने, और इस एरिया को, पूरे एरिया को कहा गया आर्यावर्त। ठीक है, इस पूरे एरिया को कहा गया आर्यावर्त। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसको जो है वैदिक कल्चर को 2 भागों में बांट दिया गया है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ ना, ये टू द फैक्ट है, और आपको बहुत मज़े से ये सुनना है, और बस दिमाग में बिठा लेना है और रिवीजन करते रहना है। नोट्स ले लेना, बाद में नोट्स भी दे दूंगा। पूरा कंपोजिट सारे NCERT और तमिलनाडु हिस्ट्री वगैरह मिला के मैं बना के नोट दूंगा आपको, डोंट वरी, सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्ली आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज किसी भी स्टेट की, तो इतना नॉलेज तो चाहिए। इससे कम क्या करोगे यार, मतलब बात बनती नहीं है, और इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। वही चीज़ें मैं दूंगा आपको जो आपको चाहिए। चलिए तो बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और जिसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जिसका पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था। ये तो हो गया डिवीज़न में पहला पार्ट। और इसके बाद जो आता है वो आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसका पीरियड था ईयर्स में 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो ये याद कर लो भैया, ये फैक्ट है, और ये तो पता ही होना चाहिए आपको। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जिसका स्पैन माना जाता है कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था। और लेटर वैदिक पीरियड जो कि बाद में आया, तो इसलिए लेटर भी इसमें लिखा हुआ है, इसका स्पैन माना जाता है 1000 BC से लेकर 600 BC के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये 2 पीरियड है, तो दोनों पीरियड की अलग अलग खासियत भी होंगी, एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस का, कि आर्यन का ओरिजिनल होम कहाँ था। तो देखिए यहाँ पे आ ही गई बात है, ये काफ़ी डिबेटेबल है। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि आर्कटिक रीजन से ये लोग आए थे, कुछ मानते हैं कि जर्मनी से आए थे, कुछ मानते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, और कुछ मानते हैं कि साउदर्न रसिया से भी हो सकता है आए हों। तो मैंने बताया ना, काफ़ी डिबेटेबल है। तो सेंट्रल एशिया वाली थ्योरी भी काफ़ी एक्सेप्टेबल है, साउदर्न रसिया वाली भी काफ़ी
एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आर्कटिक रीजन जर्मनी के भी थेसिस दिए गए हैं। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह में, फैक्ट है, बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से ये लोग आर्कटिक रीजन से आए थे और ये जो कैलकुलेशन इन्होंने निकाला वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से ये लोग कहाँ से आए थे। तो ये आंसर आप लगा देना, आपका 1 नंबर आपकी झोली में कूद के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ साउदर्न रसिया जो है वो अपीयर्स एक्सेप्टेबल। ये बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये जो आर्यन आए ना, ये मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेज जो कि संस्कृत यूज़ करते थे। यहाँ पे रिपीट हो गया पॉइंट एनी है, इससे भी आपको फ़ायदा ही होगा, रिपीटेशन से दिमाग में बातें और बैठती हैं। वैदिक कल्चर जो है इन्हीं लोगों के दौरान डेवलप हुआ। अब हम वैदिक कल्चर में बात करते हैं। वेदा का मतलब क्या होता है? वेद जो होता है जो कि डिराइव हुआ है एक शब्द जिसका नाम है विद। विद का मतलब होता है टू नो, और विद से ही विद्या बनता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जानिए कि विद से निकला वेदा, और विद का मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो कुछ जानना, टू नो जानना। ठीक है, अब वेदा सिग्निफाइज सुपेरियर नॉलेज। वेदा का मतलब होता है सुपेरियर नॉलेज। वेद का मतलब होता है सुपेरियर नॉलेज। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। अब वेदा पढ़ रहे हो, वेद कई बार सुनते हो, ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब नाम आप फटाक से ले लेते हो, लेकिन वेदा क्या है ये आपको 100% पता होना चाहिए। वेद सुपीरियर नॉलेज को कहते हैं। 4 वेदा हैं वैदिक कल्चर में, 4 वेदा हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, इसके बाद के जो वेदा हैं वो सब्सिक्वेंटली आते गए हैं, जैसे कि यजुर्वेद, इनकी अपनी खासियत रही है। सामवेद, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इंडियन म्यूजिक का जन्म सामवेद से ही होता है। अथर्ववेद, ये सब इनके अलग अलग खासियत हैं जो कि सब्सिक्वेंट पॉइंट्स में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदा इज़ द अर्लीस्ट, सबसे पुराना है, काफ़ी पुराना है। अब देखिए मैंने बोला था ना अर्ली वैदिक पीरियड, इस समय ऋग्वेद ही था, इसके साथ ये सब तीनों वेद नहीं थे, तो ये बहुत पुराना माना जाता है, इन सबसे पुराना है। तो ऋग्वेद जो है अर्लीस्ट है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हिम्स है। इसमें क्या है? हिम्स का संग्रह है इसमें, और इसमें टोटल 1028 हिम्स हैं। हिम्स मतलब ऋचाएँ जिसको कहते हैं, ऋचा हिंदी में, मतलब हिम्स आप पढ़ते हो ना, वो हिम्स हैं। इसमें टोटल 1028, 1028, ये याद कर लेना। ये फैक्ट आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। सब तीर है, आपके तर्कस में होने चाहिए, सब तीर पता होना चाहिए आपको। अब ये जो हिम्स है ये गाए जाते थे इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स। अब गॉड्स का जिक्र हो गया यहाँ पे, तो कौन कौन से गॉड्स थे साहब? कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल बता देता हूँ। अग्नि थे, इंद्र थे, वरुण थे, और भी कुछ गॉड थे जिन्होंने इनको पर्सोनिफाई किया, और इनको मतलब मानव टाइप मानते थे, गॉड टाइप मानते थे ये लोग। इनके बारे में जिक्र होगा, आगे है सब कुछ डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा आपको, कुछ भी यहाँ पे छूटेगा नहीं, सो चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यजुर्वेद। अब हमने ऋग्वेद थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो चलो यजुर्वेद की चर्चा करते हैं। यजुर्वेद जो है इसमें है क्या? ये चीज़ इसमें है क्या? इस वेद में क्या है? तो इस वेद में काफ़ी डिटेल में रूल्स दिए गए हैं टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब बलि। जब बलि दिया जाता है उस समय क्या रूल फॉलो किए जाएंगे वो यजुर्वेद में मेंशन है। ठीक है, उस समय जो था ना, ये जो दौर था वैदिक कल्चर का, उस समय काफ़ी जानवरों की बलि दी जाती थी, सैक्रिफाइस काफ़ी दिए जाते थे। तो सैक्रिफाइस के भी रूल हुआ करते थे। वो रूल कहाँ मेंशन है? यजुर्वेदा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है सामवेद। सामवेद जो है ये, इसको बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है, बुक ऑफ चैंट्स। इसमें बहुत सारे चैंट्स दिए गए हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं ना। चैंट मतलब क्या होता है? मंत्र ही। पंडित जी आते हैं, पूजा आपके यहाँ कराते होंगे,
तो चैंट पढ़ते होंगे ना, आपने तो सुना ही होगा। उनके चैंट के साथ मैच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आप पूजा में बैठे हो तो ये चैंट वगैरह जो है ना, ये साम वेदा से निकलते हैं। चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस के दौरान चैंटिंग होती थी। और आज भी पूजा वगैरह होता है तो आपने देखा ही होगा कि चैंट कितना होता है। बुक ऑफ चैंट कहते हैं इसको। और ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक का भी ट्रेस इसी बुक से मिलता है। शुरू में भी मैंने बताया था आपको कि जो भारतीय म्यूज़िक है वो साम वेदा से ही निकलती है। लास्ट में आता है, लास्ट में यहाँ पे आएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, इसमें क्या है, इसमें डिटेल है रिचुअल्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में डिटेल में इसमें दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।